ऑल राइट, सो स्टार्ट करते हैं आज की बिजनेस न्यूज और वीडियो के फर्स्ट सेक्शन इंडिया की बिजनेस न्यूज से। पहली न्यूज आ रही है रिलायंस की तरफ से। रिलायंस रिटेल ने इंडिया का पहला अरमानी कैफे लॉन्च किया है, जो एक हाई एंड कैफे ब्रांड है जिसे इटालियन फैशन हाउस जॉर्जियो अरमानी ऑपरेट करता है और ये मुंबई के जियो वर्ल्ड प्लाजा में खुला है। ये 52 सीटर कैफे एक सोफिस्टिकेटेड डाइनिंग एक्सपीरियंस ऑफर कराता है जो अरमानी ब्रांड के क्वालिटी के साथ आता है। मेन्यू में डिजाइनर जॉर्जियो अरमानी के फेवरेट डिशेस इंक्लूड हैं, जिसमें इटालियन ऑथेंटिसिटी का ब्लेंड है और इटली से इंपोर्टेड 52 फाइनेस्ट वाइन्स की लग्जरी भी इन्वॉल्व है। वैसे देखा जाए तो दो लोगों के लिए एवरेज कॉस्ट जो आएगी, जिसमें ड्रिंक्स भी इंक्लूड होगी, वो लगभग 12,000 रुपए है, जिसमें क्लासिक स्पेनिश और रिकोट्टा टोटली पाइसेंटिनी एक फेवरेट डिश है। अरमानी कैफे जियो वर्ल्ड प्लाजा मॉल का लेटेस्ट एडिशन है जो दुनिया के लीडिंग ग्लोबल ब्रांड्स को होस्ट करता है। अगर देखा जाए तो आपको पता चल गया है कि अरमानी वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव ब्रांड में से एक है, और रीज़न चाहे जो भी हो, उसमें से जो प्राइम रीज़न ये है कि इंडिया में लोगों की जो पर कैपिटा इनकम है वो जैसे जैसे डे बाय डे बढ़ रही है, तो लोग अब चीज़ों पे, लग्जरी थिंग्स पे, एक्सपीरियंस पे स्पेंड करना शुरू कर दिया है। और जैसे जैसे जो सोशल स्टेटस का जो ये गेम चल रहा है, उसके लिए भी लोग पैसा खर्च कर रहे हैं आज के टाइम में। अगर बात करें पेटीएम की, तो पेटीएम अपने कोर बिजनेस पे फोकस कर रहा है, जो कि पेमेंट्स और फाइनेंशियल सर्विसेज को क्रॉस सेल करके जल्दी प्रॉफिटेबिलिटी अचीव करना चाहती है। कंपनी ने एक कंप्लायंस फर्स्ट अप्रोच अडॉप्ट की है, जिससे ये इंश्योर किया जा सके कि सारी रेगुलेशंस का पूरा पालन हो रहा है। पेटीएम का एम है कि जल्दी ही प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जिसको पैट भी बोलते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी डिलीवर करे। कंपनी अपने एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कर रही है अपने प्रोडक्ट्स, बिजनेस और ऑपरेशंस में, और इसका गोल है कि 100 मिलियन, मतलब 10 करोड़ होता है, मर्चेंट्स तक पहुंच सके। फिलहाल पेटीएम 40 मिलियन, लगभग 4 करोड़ मर्चेंट्स को सर्व कर रही है। वैसे कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2025 के क्वार्टर 1 में 839 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया है, जो कि भाई लोग अच्छी बात तो नहीं है वैसे। जो कि पेमेंट्स बैंक पे रिस्ट्रिक्शंस और पेमेंट्स और फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेसेस में रेवेन्यू कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हुआ है। बट अगर जो पेटीएम ने ये सारी चीज़ें प्लान करी है, अगर वो प्लान एग्जीक्यूटेड होता है, तो अगर प्रॉफिटेबिलिटी होती है तो काफ़ी अच्छी बात होगी, क्योंकि जो इंडियन स्टार्टअप्स है वो अपने लॉसेस के लिए कहीं ना कहीं थोड़े बहुत बदनाम है। अगर बात करें जीरोधा की, तो जीरोधा के को फाउंडर नितिन कामत ने उन इंडियन कंपनीज की ट्रेंड की तारीफ की है जो पहले अब्रॉड में इनकॉर्पोरेट करके अब वापस इंडिया आ रहे हैं, ताकि लोकल्स यूज के लिए प्रोडक्ट्स बना सके। इस ट्रेंड को घर वापसी के नाम से जाना जाता है, और यह तब हो रहा है जब इंडियन फर्म्स का मार्केट कैपिटलाइजेशन, जिसको मार्केट कैप भी बोलते हैं, $1 बिलियन अप्रोक्सीमेटली 8,000 करोड़ से ज्यादा होने का नंबर अपना हाईएस्ट लेवल पर है। कामत ने एक रीसेंट रिपोर्ट का जिक्र किया जो मैरियो ड्रैगी, यूरोपियन सेंट्रल बैंक के फॉर्मर प्रेसिडेंट, ने पब्लिश की थी। इस रिपोर्ट में दिखाया गया था कि 2008 से लेकर 2021 के बीच यूरोप में बनने वाले करीब 30% यूनिकॉर्न्स ने अपने हेडक्वार्टर्स अब्रॉड शिफ्ट कर लिए हैं और ज़्यादातर यूएस में हैं। ये ट्रेंड अब उल्टा इंडिया में भी देखा जा रहा है। जैसे मैंने पहले ही बताया था कि लोगों की पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, जिससे लोग अब प्रोडक्ट्स सर्विसेज पे भी एक्सपेंस कर रहे हैं। और दूसरा जो प्राइम रीज़न मुझे लगता है वो ये है कि आप जानते हैं कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो इस समय फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, और जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है उनकी जो इकोनॉमी है वो काफ़ी स्लो ग्रो कर रही है। तो ये भी एक प्राइम रीज़न है कि जितने भी जो इंडियन कंपनीज है वो इंडिया आ रही है। अगर बात करें नारायण मूर्ति की, तो इन्फोसिस के को फाउंडर नारायण मूर्ति ने एक पेरेंटिंग को लेकर डिबेट शुरू कर दिया है, जब उन्होंने यूथ के लिए 70 आवर वर्क वीक का सपोर्ट किया। नारायण मूर्ति ने कहा कि पेरेंट्स का काम होता है कि वो घर में एक डिसिप्लिन्ड एनवायरनमेंट बनाए, ताकि बच्चे पढ़ाई कर सके, और मूवीज देखते हुए बच्चों से फोकस एक्सपेक्ट करना काम नहीं करेगा। उन्होंने ये भी शेयर किया कि कैसे उन्होंने और उनकी वाइफ ने रोज 3.5 घंटे अपने बच्चों के साथ स्कूल के दिनों में पढ़ाई करने में
डेडिकेट किए। सोशल मीडिया यूजर्स ने नारायण मूर्ति के कमेंट्स पर रिएक्ट किया। कुछ लोगों ने कहा कि पेरेंट्स को अपने 30s और 40s में कैलकुलस और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ज्ञान सुधारना चाहिए। एक यूजर्स ने आर्ग्यू किया कि हर पेरेंट्स से ये उम्मीद करना अनरियलिस्टिक है कि वो इतने घंटे पढ़ाई या रीडिंग करने में लगाए, खासकर आज के ज़माने में जब कई पेरेंट्स जॉब्स, हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और भी कई काम संभाल रहे हैं। वैसे नारायण मूर्ति ने पहले भी सजेस्ट किया है कि यंग लोगों को 70 घंटे काम करने के लिए तैयार रहना चाहिए ताकि भारत के वर्क कल्चर को सुधारा जा सके। आई डोंट नो कि आप जो ये 70 घंटे पर वीक या 40 घंटे पर वीक का कल्चर जो चल रहा है इंडिया में, उसमें से आप कितना लोग एग्री करते हैं या कितने नहीं करते हैं। बट इसमें जो मेरा व्यू है वो ये है कि जो टास्क होते हैं उसको टास्क बेस होना चाहिए इंस्टेड ऑफ की टाइम बेस। मीन्स आपने पर डे का एक टास्क ले लिया कि भाई मान लीजिए 10 टास्क मुझे ये करना है, तो उस 10 टास्क को उस दिन में ही कंप्लीट करना है एट एनी कॉस्ट। अब मुझे ये फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि उसको करने में मुझे कितना टाइम लग रहा है। वर्सेस अगर आप उस 10 टास्क को अपने घंटे के हिसाब से या मिनट्स के हिसाब से डिवाइड करते हैं तो आपका सारा ध्यान टाइम पे ही जाएगा कि भाई इतना टाइम बचा है या इतना टाइम हो गया, तो वो जो टास्क है वो कभी कंप्लीट सही से हो ही नहीं पाएगा। अगर मुझे टास्क को कंप्लीट करने में जो मेरा डेडिकेटेड टाइम है, फॉर एग्जांपल मैं पर डे का 10 घंटे मानता हूँ, अगर मुझे 12 घंटे लग रहे हैं, 14 घंटे लग रहे हैं, इवन अगर 13 घंटे भी लग रहे हैं, तो मुझे वो करना ही करना है। तो ये चीज़ें टास्क बेस्ड रखिए वर्सेस टाइम बेस्ड रहने की बजाय। अगर बात करें एनपीसीआई की, द नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसको एनपीसीआई बोलते हैं, जो इंडिया के रिटेल पेमेंट सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन है, उसने फाइनेंशियल ईयर 2024 में 1134.31 करोड़ का सरप्लस मींस प्रॉफिट रिपोर्ट किया है, जो फाइनेंशियल ईयर 2023 के मुकाबले 37% ज़्यादा है। ये मेनली पेमेंट सर्विसेज और दूसरी ऑपरेटिंग इनकम से बढ़े हुए कमाई की वजह से हुआ है, जिसमें कंप्लायंसेस फीस, मेंबरशिप फीस और कार्ड फीस जैसी सर्विसेज शामिल है। एनपीसीआई का टोटल रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 2024 में 3,278.66 करोड़ था, जो फाइनेंशियल ईयर 23 के कंपैरिजन में 42% ज्यादा है। एनपीसीआई को 10 बैंक्स प्रमोट करती है और उसके 65 शेयर होल्डर्स है, जिसमें 11 पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, 18 प्राइवेट बैंक्स हैं, 5 फॉरेन बैंक्स हैं, 10 कोऑपरेटिव बैंक, 6 रीजनल रूरल बैंक्स, 4 स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, 1 पेमेंट बैंक और 10 पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स शामिल हैं। अगर बात करें अडानी ग्रुप की, तो अडानी ग्रुप ने न्यूयॉर्क बेस्ड शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च के द्वारा लगाए गए एलिगेशंस को डिनाई किया है, जिसमें कहा गया था कि स्विस अथॉरिटीज ने 2021 से जुड़ी एक मनी लॉन्ड्रिंग और सिक्योरिटीज फ्रॉजरी इन्वेस्टिगेशन के तहत कई स्विस बैंक अकाउंट्स में $310 मिलियन उससे ज्यादा की मनी फ्रीज कर दी है। अडानी ग्रुप ने इन बेबुनियाद एलिगेशंस को इनकार करते हुए कहा कि उनका किसी भी स्विस कोर्ट प्रोसीडिंग्स या कंपनी के अकाउंट से कोई लेना देना नहीं है। कंपनी ने यह भी क्लियर किया कि उनका ओवरसीज होल्डिंग स्ट्रक्चर ट्रांसपेरेंट है, पूरी तरह से डिस्क्लोज्ड है और सभी एप्लीकेबल कानून का पालन करता है। अडानी ग्रुप ने इन आरोपों को प्रीपोस्टेरस, इर्रेशनल और एब्सर्ड बताया और कहा कि ये एक साजिश है कि ताकि ग्रुप की रेपुटेशन और मार्केट वैल्यू को नुकसान पहुंचाया जा सके। हिंडनबर्ग के क्लेम में यह भी कहा गया था कि गौतम अडानी के एक मूल आदमी ने ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स, मॉरिशस और बरमुदा में आधारित ओपेक्यू फंड्स, जिसको नॉन ट्रांसपेरेंट फंड्स भी बोलते हैं, उसमें इन्वेस्ट किया, जो मुख्य रूप से अडानी स्टॉक्स में इन्वेस्टेड थे। अगर बात करें ईज माई ट्रिप की, तो ईज माई ट्रिप जो कि इंडिया का एक ऑनलाइन ट्रैवल टेक प्लेटफॉर्म है, उसने स्कैन माई ट्रिप इंट्रोड्यूस किया है, जो देश का पहला ट्रैवल मार्केट प्लेस है। ये प्लेटफॉर्म ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसीज, जिसको OTAs भी बोलते हैं, उनको अलाउ करेगा कि वो ONDC नेटवर्क पर अपने सर्विसेज जैसे फ्लाइट्स, होटल्स और एकोमोडेशंस लिस्ट कर सकें और अपनी रीच को डिजिटल मार्केट प्लेस में एक्सपेंड कर सके। ONDC नेटवर्क के साथ ये पार्टनरशिप छोटे सर्विस प्रोवाइडर्स को एक
बड़ा कस्टमर बेस तक पहुंचाने का मौका देगी और ऑनबोर्डिंग प्रोसेस को सिंप्लीफाई करेगी, जिससे बिजनेसेस के लिए ट्रैवलर्स के साथ एंगेज करना और ऑनलाइन मार्केट प्लेस में compete करना काफ़ी ईजी होगा। कंपनी का एम है कि हर साइज के बिजनेसेस को एडवांस डिजिटल टूल्स ऑफर करके उनके ग्रोथ को सपोर्ट करे और उनका कस्टमर बेस एक्सपेंड कर सके। ईज माई ट्रिप ने ONDC के साथ इस साल ONDC स्टार्टअप महोत्सव इवेंट में भी एक लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया है। अगर बात करें सेंट्रिसिटी की, तो सेंट्रिसिटी जो कि एक टेक वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी है, उसने अपने सीड फंडिंग राउंड में $20 मिलियन मींस अप्रोक्सीमेटली 165 करोड़ रेज किया है, जिसको लाइट स्पीड ने लीड किया। इस राउंड में इन्वेस्टर्स जैसे परमन फैमिली ऑफिस और शांतनु अग्रवाल, पैरामार्क VCs और एंजल इन्वेस्टर्स भी इन्वॉल्व थे। कंपनी का वैल्यूएशन अब $125 मिलियन, जो कि लगभग 1000 करोड़ से ज़्यादा होता है, वहां तक पहुंच गया है। सेंट्रिसिटी का वन डिजिटल प्लेटफॉर्म का मकसद है कि 1 बिलियन मींस 100 करोड़ इंडियंस के लिए वेल्थ मैनेजमेंट को डेमोक्रेटाइज करना और टायर 2 और टायर 3 टाउन्स और सिटीज में फाइनेंशियल प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन को बढ़ावा देना है। कंपनीज ने नए कैपिटल का इस्तेमाल अपने ऑपरेशंस को एक्सपेंड करने, अपनी टेक डेवलपमेंट टीम को 75 से बढ़ाकर 150 स्पेशलिस्ट तक फोकस करने के लिए प्लान बनाया है। एक फिजिकल प्लस डिजिटल अप्रोच के थ्रू प्लेटफॉर्म का गोल है फाइनेंशियल एडवाइजर्स को इजीली एक्सेस और फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में ट्रांजैक्शन करना इनेबल करना, जबकि फाइनेंशियल पोर्टफोलियोज को समझना, सिंप्लीफाई करना भी इन्वॉल्व है। अब बढ़ते हैं इस वीडियो के लास्ट सेक्शन में, जो कि है इंटरनेशनल बिजनेस न्यूज। पहली न्यूज आ रही है फोर्ड की तरफ से। तो फोर्ड मोटर कंपनी ने अपने चेन्नई फैक्ट्री को एक्सपोर्ट्स के लिए दोबारा शुरू करने का प्लान अनाउंस किया है, जो दिखाता है कि कंपनी ने इंडियन मार्केट में वापस आने की इंटेंशन दिखाई है सितंबर 2021 में अपने एग्जिट का अनाउंसमेंट करने के बाद। कंपनी ने तमिलनाडु गवर्नमेंट को एक लेटर ऑफ इंटेंट सबमिट किया है, जिसमें फैक्ट्री को एक्सपोर्ट के लिए मैन्युफैक्चरिंग का सेंटर बनाने की बात कही गई है। मराईमलाई नगर फैक्ट्री को ग्लोबल मार्केट के लिए एक्सपोर्ट फोकस्ड मैन्युफैक्चरिंग के लिए रीपर्पस किया जाएगा, जो फोर्ड के एम्बिशियस फोर्ड प्लस ग्रोथ प्लान का एक हिस्सा है। यह अनाउंसमेंट फोर्ड की इंडिया के प्रति कमिटमेंट को दोबारा से कंफर्म करता है, जो कंपनी के ग्लोबल ऑपरेशंस के लिए एक क्रिटिकल मार्केट है। फोर्ड अपने ग्लोबल बिजनेस ऑपरेशंस में तमिलनाडु में 12,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है, जो अगले 3 सालों में 2,500 से 3,000 तक बढ़ने की उम्मीद है। अगर देखा जाए तो फोर्ड के 2 बड़े हीरो प्रोडक्ट थे उस समय जब वो इंडिया में थी। फर्स्ट था उसका फोर्ड का इको स्पोर्ट और दूसरा था फोर्ड का एंडिवर, जो फॉर्च्यूनर के साथ compete कर रहा था। तो फोर्ड कंपनी के ये 2 हीरो प्रोडक्ट थे, जिसको compete करना अदर कंपिटिटर्स के लिए थोड़ा सा मुश्किल उस समय हो रहा था। अगर फोर्ड इंडिया में आता है तो देखते हैं ये स्टोरी कहां तक जाती है। अगर बात करें माइक्रोसॉफ्ट की, तो माइक्रोसॉफ्ट ने पुणे के हिंजवाड़ी रीजन में एक जमीन 519.72 करोड़ में खरीदा है, जो इंडिया के कमर्शियल रियल एस्टेट सेक्टर में एक बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ये जमीन इंडो ग्लोबल इन्फोटेक सिटी LLP से खरीदी गई है और ये माइक्रोसॉफ्ट के इंडिया में डेटा सेंटर्स ऑपरेशंस के एक्सपेंशन में एक इम्पोर्टेंट रोल निभा सकता है। ये इन्वेस्टमेंट्स माइक्रोसॉफ्ट के उस सपने को दिखाता है जिसमें वो इंडिया में अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना चाहता है, खासकर डेटा सेंटर्स के मामले में, जो उसके बढ़ते क्लाउड सर्विसेज और डिजिटल इनिशिएटिव्स के लिए ज़रूरी है। माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के कई शहरों में 23,000 से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉय करता है, मीन्स जॉब दे रखी है, जो सेल्स, मार्केटिंग, रिसर्च और डेवलपमेंट और कस्टमर सपोर्ट जैसे फंक्शंस में इन्वॉल्व है। कंपनी ने कर्नाटका गवर्नमेंट के साथ एक MOU, जिसको मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं, उसको भी साइन किया है, जिससे AI और दूसरी इमर्जिंग टेक स्किल्स को स्टेट में इन्हेंस किया जा सके।
अगर बात करें ऊबर की, तो ऊबर ने अपने प्रीमियम सर्विस ऊबर ब्लैक को फिर से लॉन्च करने का अनाउंसमेंट किया है। शुरुआत मुंबई से हो रही है, जिसमें सर्विस का प्राइस ऊबर प्रीमियर से 30 से 40% ज़्यादा होगा। ये प्रीमियम सर्विस में हाई एंड कार्स और टॉप रेटेड ड्राइवर्स मिलेंगे, जिसमें पर्सनलाइज्ड राइड एक्सपीरियंस होगा, जिसमें क्वाइट मोड, टेम्परेचर कंट्रोल और लगेज असिस्टेंट जैसे ऑप्शंस भी दिए जाएंगे। राइडर्स को एक्सटेंडेड वेट टाइम का बेनिफिट मिलेगा और एक एक्स्ट्रा 5 मिनट पिकअप विंडो बिना किसी वेटिंग फी के मिलेगा। ऊबर ब्लैक को पहली बार 2013 में लॉन्च किया गया था, जिसमें मर्सिडीज, BMW और ऑडी जैसे कार्स ऑन डिमांड मिलती थी, लेकिन बाद में लग्जरी कार्स को टोयोटा इनोवा, होंडा सिटी और टोयोटा कोरोला से रिप्लेस कर दिया गया था। ऊबर इंडिया और साउथ एशिया के प्रेसिडेंट प्रभजीत सिंह ने बताया कि वो बहुत एक्साइटेड है ऊबर ब्लैक को वापस लाने के लिए। कंपनी के पास इंडिया में फिलहाल 1.1 मिलियन मींस 11 लाख से ज़्यादा एक्टिव ड्राइवर्स है और ये सर्विस 125 सिटीज़ में अवेलेबल है। आपको ऑलरेडी पता चल गया होगा कि अब इंडियन जो कस्टमर्स है वो एस्पिरेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, और आपने ये भी सुना होगा कि बिजनेस में टाइमिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो जो 2013 था वो ऊबर ब्लैक के लिए काफ़ी अर्ली था, क्योंकि उस समय 2013 में लोगों के पास इनकम जो थी वो इतनी थी नहीं कि वो उसको लग्जरी पे स्पेंड कर सके, और उस समय जो रोड्स थी या जो लोगों की चॉइसेस थी वो मेजरली एसयूवीज थी इंडियन रोड्स को उस समय देखते हुए। अगर बात करें अगेन माइक्रोसॉफ्ट की, तो माइक्रोसॉफ्ट अपने एक्सबॉक्स डिवीजन में 650 जॉब्स कट कर रहा है, जो कि इस साल की तीसरी ले ऑफ है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। ये कॉस्ट रिडक्शन एफर्ट्स और एक्टिविजन ब्लिजर्ड के $69 बिलियन के एक्विजिशन के इंटीग्रेशन का हिस्सा है। ज़्यादातर रोल्स कॉरपोरेट और सपोर्टिंग फंक्शंस में होंगे। ये माइक्रोसॉफ्ट गेमिंग के CEO फिल स्पेंसर के द्वारा भेजी गए एक मेमो के मुताबिक है। इन एडजस्टमेंट के पार्ट में कोई भी गेम्स, डिवाइसेस या एक्सपीरियंसेस कैंसिल नहीं होंगे और ना ही कोई स्टूडियोज बंद किए जाएंगे। सो भाई लोग, यहीं पर खत्म होती है आज की बिजनेस न्यूज़। तब तक के लिए अभिलाष प्रसाद साइनिंग ऑफ। जय हिंद।